सॉल्व कर रहे हैं एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। तो उसका एक्सरसाइज कौन सा करना है हमको? 8 एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा सा ये बताएंगे आपको कि मैं बार बार भी बोला हूँ क्योंकि अब यही से शुरू होता है हमारा क्लाज और फ्रेज। कि आगे ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे आप या सिंथेसिस करेंगे तो सिंपल में बदलने को आएगा, कॉम्प्लेक्स में बदलने को आएगा और कंपाउंड में बदलने को आएगा, या सिंपल से कंपाउंड में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, कंपाउंड को सिंपल में। तो सिंपल सेंटेंस को क्लाज में जब एडजेक्टिव क्लाज या जिसमें चेंज किया जाएगा एडवर्ब क्लाज में, नाउन क्लाज में, तो उसका एक थोड़ा सा हम रूप देख लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज नंबर 8 है इसमें कह रहा है आपसे कि पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आराम से 5 मिनट का एक्सरसाइज है कि इसको हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ठीक, थोड़ा सा बता देता हूं। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो अब देखो, अ मैन, मैन क्या है? नाउन है। इन ग्रेट डिफिकल्टीज, तो इन ग्रेट डिफिकल्टीज किसको क्वालिफाई किया? मैन को। तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। मैं आपको क्या बोला था? हमेशा बोला हूं कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये क्या बनता है आपका? फ्रेज बनता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब सेंटेंस में इनके फंक्शन के आधार पर हम इनको क्या डिसाइड करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। ठीक, तो अब ये इन ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी परेशानियों में एक आदमी मेरे पास आया मदद के लिए। मतलब परेशानी में था, मदद किसको जरूरत थी? इसको मदद की जरूरत थी, मेरे पास आया कि मैं उसकी मदद करूं। ओके, तो अब क्या है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी प्रकार जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको आराम से बता सकता हूं, मात्र 5 मिनट की एक्सरसाइज है। लेकिन इसी को जब आप क्लाज में चेंज करोगे तो हमने आपको बताया था कि अगर नाउन फ्रेज है, क्या है? नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है तो किस में चेंज होगा? नाउन क्लाज में। एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव क्लाज में चेंज होगा। एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब क्लाज में चेंज होगा। तो अब यहां देखते हैं कि अगर इन ग्रेट डिफिकल्टीज है इसको क्लाज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ए मैन हु वाज इन ग्रेट डिफिकल्टीज came to me for help। ठीक, तो ये रहा। देखिए अब जो प्रिंसिपल मेन क्लाज है उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं किया, came to me for help। आपने क्या किया? फ्रेज को ही क्लाज में चेंज किया। तो अब फ्रेज को क्लाज में कैसे चेंज करते हैं उसका एक छोटा सा प्रकरण हम दिखाते हैं, मतलब एक टॉपिक बताते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब कैसे बनेगा ये ध्यान रखिएगा। ऊपर लिखा है कि जब भी कोई फ्रेज का कॉन्सेप्ट सिंपल सेंटेंस होता है तो देखिए ये नाउन है, NOUN, नाउन। अगर थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं हम तो स्पेस कम पड़ता है इस पे, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। ये क्या है आपका? ये नाउन लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन लिखा है। तो अब इनके बाद खूब अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इनके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या रहेगा? टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बराबर इन्फिनिटिव, और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, चाहे फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, उनके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एक्स्ट्रा भी आ सकता है। ठीक, तो जब ये इन्फिनिटिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो ये क्या कहा जाता है? जिरेंडियल इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है? जिरेंडियल इन्फिनिटिव। उसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा आया तो ये क्या होता है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा होता है तो क्या होता है? ये इसकी विशेषता बताएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा आया तो ये क्या होता है? ये भी अगर इसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है।
बाकी ये और ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी बनते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी बनते हैं। जब एडवर्ब क्लॉज पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा आपको। ये एडजेक्टिव, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा है तो भी इसकी विशेषता बता रहा है, और किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन है तो भी इसका क्या बन सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये चीज रहेगा। तो अब रही बात कि इनको किसमें चेंज करेंगे, तो अगर ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट स्टाइल जब क्लाज में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्लाज में चेंज करते समय उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद किसके, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी, इनके बाद हम क्या रखेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे। क्या रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन रखा जाएगा, हु रखा जाएगा, हुम रखा जाएगा, विच रखा जाएगा या दैट रखा जाएगा। ठीक। और कभी कभी बट आएगा, हु प्लस नॉट बराबर क्या होता है, बट होता है। एज भी आता है तो वो कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेगा। तो जब अब इनको जब क्लाज में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव क्लाज में, तो एडजेक्टिव क्लाज का कोई ना कोई एक टेंस होगा ना। किस टेंस में ले जाएंगे, तो अगर इन्फिनिटिव है तो हम किस में ले जाते हैं, प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनिट में, और रेयर केस में कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। अभी सब एग्जांपल भी बताएंगे। और अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट या कॉन्टिन्यूअस में पहली प्राथमिकता होगी। और कभी कभी क्या होता है, इंडेफिनिट में भी बनता है। किस में बनता है, इंडेफिनिट में। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये प्रेजेंट या पास्ट का पैसिव होता है, और वो पैसिव किसका होता है, परफेक्ट का भी हो सकता है और इंडेफिनिट का भी हो सकता है। अभी सब प्रूव करूंगा। हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आया तो ये क्या बनेगा, ये एक्टिव बनेगा। किसका, प्रेजेंट या पास्ट का एक्टिव बनेगा। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, ये पैसिव बनता है। और किसी एडजेक्टिव या एक्स्ट्रा आया तो जब उनको क्लास में चेंज करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जब रखेंगे तो प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब बी फॉर्म, इज, एम, आर या वाज वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो एडजेक्टिव और एक्स्ट्रा रहेगा ना, उसको एज इट इज हम रख देंगे। उसको क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। प्रीपोजिशन का भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन को रख देंगे। इसका थोड़ा सा एक दो अपवाद भी है, उसको भी हम बता देते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन, हम इसको एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद इन्फिनिटिव आता है तो वही इन्फिनिटिव आपका नाउन इन्फिनिटिव बराबर केस इन एपोजिशन भी होता है, और वही इन्फिनिटिव आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। तो अब कैसे जानेंगे हम कि वो नाउन इन्फिनिटिव बराबर केस इन एपोजिशन है या एडजेक्टिव फ्रेज है। तो देखिए यहां मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, योर आइडिया, योर आइडिया, यहां स्पेस देकर के, क्योंकि यहां लिखना पड़ेगा, इज गुड। और वही से मैंने लिखा योर आइडिया इज गुड, है ना। अब देखिए यहां मैं लिखा टू हेल्प दी पुअर बाई गिविंग मनी, यहां थोड़ा स्पेस कर दो, बाई गिविंग मनी। ठीक। और कभी कभी क्या होता है, देखिए इसको तो कामा के बीच में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उतना पंक्चुएशन का ध्यान नहीं देते हैं लोग, इसको पंक्चुएशन को लोग हटा देते हैं। तो कैसे जानेंगे आप, एक यहां लिख दिया टू इंस्पायर अस। तो अब ये देखो यहां जो मदद करना है, गरीबों मतलब पैसे दे करके, बाय गिविंग मनी, पैसे दे करके गरीबों की मदद करने का तुम्हारा विचार सही अच्छा है। तो अब ये बताइए कि ये जो टू हेल्प है, मदद करना, वो कौन करेगा, वो कोई व्यक्ति करेगा, ह्यूमन बीइंग करेगा, या ये विचार करेगा, तो कोई आदमी करेगा। तो ये चीज क्या है,
टू हेल्प द पुअर बाय गिविंग मनी, ये क्या है, इस आइडिया में शामिल है। वो हमारे आइडिया में तो कुछ भी शामिल हो सकता है ना। योर आइडिया टू स्टील मनी, योर आइडिया टू किल हिम, तो आइडिया में क्या है, ये चीज शामिल है। तो आइडिया, मैंने कहा योर आइडिया टू स्टील मनी, तो पैसा चुराने का काम आइडिया थोड़ी करेगा, वो तो कोई इंसान करेगा। वो आइडिया जो है इसमें शामिल है, इसमें क्या है, शामिल है। तो ये क्या है, आपका केस इन अपोजिशन है। लेकिन अगर यहां देखिए, अगर ये जो इन्फिनिटिव है, अगर ये नाउन इस इन्फिनिटिव का यदि डूअर बन जाए, क्या बन जाए, कर्ता बने या ऑब्जेक्ट बने, क्या बने, या तो सब्जेक्ट बने इसका या तो ऑब्जेक्ट बने, मतलब इस वर्ब को करेगा या ये वर्ब इसके ऊपर कंप्लीट हो, तो ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने कहा दी ट्रेन टू गो टू इलाहाबाद इज रेडी। ठीक, इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन तैयार है। तो अभी बताओ, जो जाने का काम करेगा, कि ये ट्रेन करेगा ना, ये एक्शन करेगा ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो जब इसको क्लास में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, दी ट्रेन विच या दैट गोज टू इलाहाबाद इज रेडी। उसी प्रकार ये क्या है, योर आइडिया दैट या विच इंस्पायर्स अस इज गुड। तुम्हारा विचार जो हमें प्रेरित करता है अच्छा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये नाउन, ये क्या है, नाउन है, अगर ये नाउन इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां तो मैंने सब्जेक्ट दिखा दिया, अब कहेंगे ऑब्जेक्ट दिखाइए। और यहां क्या है, तो अब इसको समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे होंगे तो मैं फिर बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए कि एक बार हमको फिर समझाएं, या इसी वीडियो को आप बार बार देखिएगा। देखिए ऊपर वाले ट्रेन में टू गो, जाने का काम कौन करेगा, इंसान करेगा कि ट्रेन करेगा, तो ट्रेन क्या है, तैयार है, द ट्रेन इज रेडी। जाने काम कौन कर रहा है, इलाहाबाद, ये ट्रेन मतलब इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन, तो ये क्या कर रहा है, ट्रेन ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे। अब यही अगर पास्ट में हो जाए, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो, तो कॉन्सेप्ट के अनुसार वो पास्ट भी चल सकता है, प्रेजेंट भी चल सकता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट लिखा दे, बता देते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कोई ट्रेन है, यहाँ मैंने क्या था कि वाज लिख दिया, क्या लिख दिया, वाज लिख दिया, वाज रेडी। तो दी ट्रेन टू गो टू इलाहाबाद वाज रेडी। अगर ध्यान रखिएगा, ट्रेन तो उस समय तैयार थी, जिस समय मैं था, जिस समय मैं जा रहा था उसमें ट्रेन तैयार थी, लेकिन वो ट्रेन जो है जो इलाहाबाद जाती है, तो ये इसकी क्या है, अस्थाई मतलब कंटिन्यू एडजेक्टिव है। तो इसको आप ऐसा नहीं कहेंगे कि दी ट्रेन दैट या विच वेंट टू इलाहाबाद, नहीं, अगर वेंट कर देंगे तो इसका मतलब है कि जिस समय आप बोल रहे हैं बाद में वो इलाहाबाद अब नहीं जाती, कहीं और जाती है। तो ट्रेन का रूट क्या होता है, उस ट्रेन का अगर फिक्स रूट है उसी पे जाती है, तब भी आप इसको किस में करेंगे, पास्ट के बजाय प्रेजेंट ही करेंगे, भले ये प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या है, पास्ट में है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में हो जाए। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो तो क्या हो जाए, वो भी आपका पास्ट में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये पर्टिकुलर चलता है किसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में चलता है, कंडीशन में चलता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ किसमें चलेगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में और कंडीशनल आज में चलता है, बाकी नाउन क्लॉज में भी ऐसा चलता है। जैसे देखते नहीं, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार ज्योग्राफिकल, मैथमेटिकल,
कॉन्सेप्ट अगर रहेंगे या कोई चीज कंटिन्यू वे में अगर चल रही है तो प्रिंसिपल क्लॉज भले ही आपका पास्ट में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट में चलेगा। तो अगर ये ट्रेन अगर अभी भी चल रही है, अभी भी अगर चलती है, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, मतलब जो ट्रेन इलाहाबाद को जाती है मेरे जाते समय वहां तैयार थी, तो जिस समय आप जा रहे थे वो तो पास्ट है। अब बोल कब रहे हैं, आज अभी बोल रहे हैं, तो बोलने का टाइम और एक्शन परफॉर्म होने का टाइम अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो जिस समय बोल रहा हूं उसमें थोड़ी लिखा, मैं कल की बात किया कि परसों की बात किया। जैसे 4 दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था, तो जिस समय मैं वाक्य कह रहा हूं उस समय तो मैंने देखा नहीं ना, तो स्पीकिंग टाइम अलग होता है। इसलिए टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए आपका, मतलब टाइम की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक। तो अगर अभी भी अगर वो ट्रेन जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको आप प्रेजेंट में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है, अब एक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देख लेता हूं, आपको दिखाता हूं। जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू गिव यू, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, आई गिव यू मनी, आई गिव यू मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो जो देना है वो देना तो कौन करेगा, आई करेगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। तो अब ये बताइए दिया किसको जाएगा, दिया किसको जाएगा, यू को दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो टू गिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इसका डूअर तो ये आई है, लेकिन इसके बगल है तो ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो मैंने कहा कि अगर आने वाले इन्फिनिटिव, आने वाला इन्फिनिटिव का ये नाउन या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। हमारे ख्याल से आप लोग इससे बेहतर तरीके से समझोगे। जैसे कहते हैं आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, आई हैव नो टाइम टू स्पेंड, तो स्पेंड मेरे पास कोई समय नहीं है खर्च करने के लिए। तो स्पेंड का ऑब्जेक्ट कौन है, क्या खर्च करूंगा मैं, टाइम ना, तो टाइम क्या बना, स्पेंड का ऑब्जेक्ट बना। तो अगर इन्फिनिटिव रहेगा तो आप क्या करेंगे, उससे प्रेजेंट में या पास्ट में, अच्छा प्रेजेंट में करेंगे कि पास्ट में करेंगे, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस पे डिसाइड होगा ना। प्रिंसिपल क्लॉज के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिसाइड होगा कि हमको प्रेजेंट में करना है कि पास्ट में करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने उसका अपवाद भी बता दिया कि जरूरी नहीं होता कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में हो, किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी। अब देखिए यही प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका अगर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा के साथ ये एडवर्ब ऑफ टाइम में भी बनता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी बनेगा। जैसे मैंने कहा यहां दी बॉय सिटिंग इन द रूम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक। तो क्या, कैमरे में बैठा हुआ लड़का मतलब मेरा मित्र है, तो ये सिटिंग इन द रूम किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। अब इसको किसी कामा के बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि एडजेक्टिव रहेगा तो कामा के बीच में नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, जब इसको क्लॉज में चेंज करेंगे तो अब देखिए यहाँ बॉय रखे, अब यहाँ इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या रखेंगे, हु रखेंगे। इज है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, इन प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको भी किस में ले जाएंगे, अब प्रेजेंट में ले जाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, द बॉय हु इज सिटिंग इन द रूम इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, वो इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये कॉन्सेप्ट रख दिया जाएगा। अब यही प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडवर्ब ऑफ टाइम भी बनता है, ठीक है ना, फंक्शन में। जैसे कह दिया जाए सीइंग अ लॉयन कामा आई
रैन अवे, तो मैं भाग गया। तो आप ऐसा WH क्वेश्चन वर्ड यूज करिए कि आपको आंसर के रूप में क्या मिल जाए, सीइंग अ लायन। तो आप क्या कहें, मैं भागा, कब भागा, व्हेन का क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, मैं कब भागा, व्हेन का क्वेश्चन करेंगे। तो जब मैंने शेर देखा या जैसे ही मैंने शेर देखा, तो अब चूंकि इनमें टाइम का डिफरेंस नहीं है, देखा कि भागा, तो इसको क्या करेंगे, एज सून एज आई सा ए लॉयन कामा आई रैन अवे, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कामा के सब्जेक्ट के पहले कामा के साथ है, सब्जेक्ट के पहले कामा रख दिया जाए और उसके पहले क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसका फंक्शन क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फ्रेज को, आई कामा सीइंग ए लॉयन, फिर कामा रैन अवे, ये ऐसे कर देंगे। अब ये डबल कामा हटा देंगे, तब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ठीक, ये ऐसे चलेगा। देखो कैसे, अगर मैंने कहा कि अब आप इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूफ बता रहा हूं। जैसे यही सेंटेंस ले लीजिए, द पीपल हु सा दी पुलिस कमिंग, ठीक, रैन अवे। एक लिख दिया, एज सून एज द पीपल सा द पुलिस कमिंग कामा दे रैन अवे। अब ये कौन सा क्लॉज हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हुआ, क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। लोग जिन्होंने पुलिस को आते हुए देखा भाग गए, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका वर्ब ये है। ठीक, और एज सुन एज द पीपल सा द पुलिस कमिंग, जैसे ही लोगों ने पुलिस को आते हुए देखा वे भाग गए। अब चलिए ठीक है, अब मैं कहूं कि चलो इसको फ्रेज में बदलो, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये क्या है आपका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। वे कब भागे, मतलब लोग कब भागे, जैसे ही उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा, जैसे ही लोगों ने पुलिस को आते देखा। अब कौन भागा, जिन जिन लोगों ने पुलिस को आते देखा वे भाग गए, अब बाकी जो बचे थे वो वहीं रह गए। समझे ना, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि वही लोग भागे जिन्होंने शेर देखा। इसका मतलब है सभी लोग जैसे ही शेर देखे भाग गए। इन दोनों में अंतर है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। अब अगर हम कहें कि इसको फ्रेज में बदलिए, तो इसको फ्रेज में ऐसे बदलेंगे, द पीपल, बिना किसी कामा के, सीइंग द पुलिस कमिंग रैन अवे। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, इसी को बना देता हूं या लिख दूं अलग से, सीइंग द पुलिस कमिंग पीपल रैन अवे, ये हो जाएगा। तो पुलिस को आता हुआ देख करके लोग भाग गए। ठीक, पुलिस को आता हुआ देखने वाले लोग भाग गए, पुलिस को आता हुआ देख करके लोग भाग गए। अब पुलिस को आता हुआ या पुलिस को आते हुए देखने वाले लोग भाग गए, जो नहीं देखे थे वो वहीं खड़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सभी लोगों ने मतलब पुलिस को देखा कि भाग गए, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वो एडवर्ब ऑफ
टाइम भी होता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। और इसी सीइंग द पुलिस जो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, इसको पीपल की अगर बात रखना चाहते हैं तो डबल कामा के बीच में रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे, ये डबल कामा के बीच में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कामा क्या करता है? कामा काम क्या होता है? पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें डेप्थ नॉलेज आपको दूंगा कि कामा क्या करता है, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को अलग करता है। तो इसका मतलब ये क्या किया, इससे अलग कर दिया, मतलब ये बड़ा सेंस दे दिया। और यही कामा हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। तो ये क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाइएगा, चाहे पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाइएगा, और कभी कभी क्या होता है, इंडेफिनिट का पैसिव बनता है। वो कब बनेगा? वो आपके प्रिंसिपल क्लास का जो वर्ब होता है उस पे, उसके अनुसार इसका टेंस चेंज होगा। ठीक, देखते हैं कैसे। देखिए, आई थ्रू दी ब्रोकन पेन, आई थ्रू दी ब्रोकन पेन। तो अब क्या है, मैंने टूटी हुई कलम फेंक दी, मैंने टूटी, तो अब ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? नाउन के बाद भी रखा जा सकता है। आप जैसे कह दें कि आई विल रीड अ नॉवेल बेस्ड ऑन दी पुअर। ठीक, तो अब बेस्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। या इसी को मैं ऐसे कह दूं, आई थ्रू दी पेन ब्रोकन बाई राम, आई थ्रू दी पेन, ठीक है ना, दी पेन ब्रोकन बाई राम, सॉरी राम। तो अब देखिए, थ्रू क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप कहेंगे कि आई थ्रू दी पेन। अब ये क्या है? ये पैसिव का सेंस देता है। तो पैसिव मतलब होता है कि एक्शन जो होता है नाउन या प्रोनाउन के ऊपर ही होना। जैसे मैंने कहा कि आई कॉल्ड, तो यहां आई क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, तो ये क्या है? एक्टिव है। और अगर कह दूं कि आई वॉज कॉल्ड, आई वॉज कॉल्ड, तो ये क्या है? पैसिव है। तो अब ये एक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक्शन इसके ऊपर हो रहा है, मुझे बुलाया गया। तो बुलाने का काम किसके ऊपर हुआ? इस प्रोनाउन के ऊपर। तो एक्ट माने क्या होता है? कार्य करना। एक्टिव माने क्या होता है? सक्रिय। तो वर्ब के पहले आने वाला जब सब्जेक्ट क्या होता है? सक्रिय होता है, वर्ब को कंप्लीट करता है, तो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव होता है। और एक्टिव का अपोजिट क्या होता है? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। तो अब यहाँ सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब जो काम नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? इनएक्टिव बराबर पैसिव। तो ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? आई के ऊपर। तो अब ये जो है पेन क्या तोड़ने का काम कर रहा है? पेन क्या कर रहा है? तोड़ने का नहीं, बल्कि पेन क्या किया है? तोड़ा जा चुका है। तो जब इसको करेंगे आई थ्रू दी पेन दैट या विच was broken, नहीं, had been broken by राम। अब यहां इसको किस में ले गया मैं? बाई राम। तो अब देखो, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहां दो एक्शन है। जिस समय मैंने फेंका उसके पहले क्या था? कलम राम के द्वारा तोड़ी जा चुकी थी ना। तो जब इसको क्लाज में चेंज करेंगे तो पहले कलम तोड़ी गई कि पहले फेंकी गई? तो पहले राम के द्वारा तोड़ी गई, उसके बाद क्या हुआ? फेंकी गई। ठीक, तो जब दो पास्ट एक्शन, जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है। तो जो एक्शन पहले हुआ रहता है, पास्ट का पास्ट, तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। और फिर क्या होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। जैसे यहाँ का टाइम का ग्राफ आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने कहा कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर उसके बाद क्या चलता है? फ्यूचर। तो ये सेंटेंस मैंने कब लिखा? अभी लिखा ना, जिस समय पढ़ा रहा हूं उस समय मैं लिखा। तो अब ये कहा जाए कि मैंने कलम फेंक दी, मान लीजिए
इस टाइम पर, जिस समय मैं बोल रहा हूं या जिस समय मैंने वाक्य लिखा, ये भी काम और ये भी काम क्या है, पास्ट में। तो पास्ट की जरा हम चलते हैं। अगर इस टाइम पर हमारा फेंकने का काम हुआ है तो राम के द्वारा कलम जो तोड़ी गई है वो कब हुआ, मतलब इस तरफ हुआ कि इस तरफ। तो आप पाएंगे टूटा यहां था। तो अब यहां से देखेंगे तो ये एक्शन जो थ्रू है, ये जो थ्रू है ये एक्शन पास्ट है, और ये एक्शन फेंकने से पहले हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये भी पास्ट है। तो ये क्या है, पास्ट का पास्ट ये है। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि अगर जब दो पास्ट होते हैं तो जो पहला एक्शन होता है, अगर टाइम का डिफरेंस है, समय का अंतर है, तो जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाता है और जो बाद वाला होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि आई विल रीड ए नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा। आई विल रीड अ नॉवेल, आई विल रीड ए नॉवेल। तो जिस समय मैं पढ़ूंगा तो वो गरीबों पर आधारित है, वो गरीबों पर आधारित है। तो अब देखिए यहां क्या करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन दी पुअर, जो गरीबों पर आधारित है। सुनो, तो जब मैं पढ़ूंगा या नहीं भी पढ़ रहा हूं, ये तब भी तो गरीबों पर आश्रित है ना, आधारित है। ये तो कंटिन्यू उस पर आधारित रहेगी, चाहे मैं पढ़ूंगा चाहे आप पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा वो गरीबों पर ही कंटिन्यू आधारित रहेगी। तो जब कंटिन्यू आधारित रहेगी तो उसे आप परफेक्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, बी फॉर्म रखेंगे और बेस्ड। और यहाँ इसको आप पैसिव का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, बाकी ये बशर्ते क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये क्या है, एडजेक्टिव। जैसे आई एम प्लीज्ड, अब ये कहिए कि ये पैसिव है तो नहीं, तो ये एडजेक्टिव है, ये सिंपल आप सेंटेंस कह सकते हैं पैसिव ना कह के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे ख्याल से ये समझ में आएगा कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वो पैसिव होता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, द डिप्राइव्ड या द वोंडेड पर्सन, घायल व्यक्ति। तो अब घायल व्यक्ति, तो क्या ये आदमी घायल कर रहा है कि ये एक्शन इसके ऊपर हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक्शन इसके ऊपर हुआ है। तो क्या कहेंगे, द पर्सन या द मैन, ठीक है ना, द पर्सन वाज वोंडेड। तो आदमी घायल था, आदमी व्यक्ति घायल था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगर हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा आया, जैसे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताया कि उसका फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अब एडवर्ब फ्रेज वो टाइम भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल मैं देखता हूं आपको। तो पहले क्लाज को समझ लेते हैं, तब उसके बाद फ्रेज समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे पता नहीं कहां से ग्रामर समझ आ रहे हैं। तो देखिए, The students who had won the first prize in the race were praised। यहां स्पेस कम है, were praised। फिर सेंटेंस में बोल देता हूं, the students who had won the first prize in the race were praised। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है आपका, the students were praised। ये स्पेस कम हो गया है, वर प्रेज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है आपका, हु हैड वॉन द फर्स्ट प्रेज इन द रेस। तो जैसे ही जीते वैसे उनकी प्रशंसा की गई, ऐसा तो है नहीं। तो पहले वो जीते होंगे तब उसके बाद प्रशंसा की गई। दोनों का क्या है, टाइम का डिफरेंस है। तो ये वाक्य जिस समय मैं बोल रहा हूं, अपने टाइम का देख लेते हैं। जिस समय मैंने इस वाक्य को लिखा तो ये भी
द स्टूडेंट्स वर प्रेस्ड, ये भी पास्ट में हो गया है, प्रशंसा किया गया, ठीक। और फर्स्ट प्राइज भी जीता गया है, जीता जा चुका था। तो अब देखिए, हम जब टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है, पास्ट होता है, फिर आपका प्रेजेंट होता है, फिर क्या होता है आपका फ्यूचर होता है। तो ये सेंटेंस मैंने कब बोला, अभी बोला, जिस समय आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय बोल रहा हूं। तो अब जीतने का काम क्या है, ये भी पास्ट में है, और प्रशंसा किया गया ये भी पास्ट में है। तो चलो ठीक है, अगर हम इस टाइम पर छात्रों की प्रशंसा अगर की गई, क्या किए गए, ये प्रशंसा किए गए, प्रेस्ड किए गए, तो जीता कब गया था, ये वर प्रेस्ड, द स्टूडेंट्स वर प्रेस्ड, और हमारे बोलने बराबर लिखने के बीच में, या प्रशंसा करने से पहले जीते थे। तो आप पाएंगे प्रशंसा करने से पहले जीते थे। तो यहां से देखेंगे तो ये भी पास्ट है, कौन सा, प्रेस्ड का, और जो जीत वॉन का कॉन्सेप्ट है वो भी पास्ट है ना। तो पास्ट अब देखा जाए तो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। अब यहाँ क्या है, टाइम का डिफरेंस है, ठीक। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं देता हूं आपको, देखिए, अगर फंक्शनल ग्रामर अगर पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, मतलब डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए। बाकी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सोचिए पढ़ लें तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा देखिए, मैं लिख रहा हूं, दी स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड, छात्रों की प्रशंसा की गई, एज दे हैड won the first prize in the race। अब ये कौन सा क्लाज है, ये एज माने चूंकि, जैसा कि, क्योंकि, छात्रों की प्रशंसा की गई क्योंकि उन्होंने दौड़ में प्रथम पुरस्कार जीता था। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब दोनों को कहूं कि चलो फ्रेज में बनाओ, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। कैसे बनेगा, दी स्टूडेंट्स, अब टाइम का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, हैविंग won the first prize in the race were praised। तो अब यहां देखिए, कोई कामा मैंने नहीं लगाया, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर इसी को मैं डबल कामा के बीच में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। और इसी हैविंग से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्या, हैविंग वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, कामा द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड। लिखना पड़ेगा कि समझ जाएंगे, हैविंग वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, कामा निश्चित लगाएंगे तभी जाकर के ये एडवर्ब बनेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब देखते हैं फोर्थ, एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा। तो अगर आपके पास अगर बुक हो तो एक्सरसाइज नंबर, या मैं इसको सॉल्व कराए हूं तो आप उसमें देखिए एक्सरसाइज 2, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 क्या है, दी बॉय enjoys to learn, आगे क्या है, टू लर्न, वर्कड हार्ड। तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ये इन्फिनिटिव है। ये तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया हूं, एक्सरसाइज नंबर 2 में जाके देख लीजिएगा। तो अब देखिए, ये एडजेक्टिव है। तो एंजाइज कौन है, ये बालक है ना, ये लड़का है ना। तो लड़का क्या है, नाउन है, ये एडजेक्टिव हुआ। तो अब ये क्या है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। तो जब इसको क्लास में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे ही लगाएंगे हमेशा। जैसे देखते हैं, तो दी बॉय हु
was anxious to learn, worked hard। लड़का जो सीखने के लिए इच्छुक था मेरे पास आया। अब देखिए, अब यहां अगर कह दें, अब इसका टेंस देखिए कैसे चेंज होगा। इज वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है, सीखने के लिए इच्छुक लड़का कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहां क्या करेंगे, अब यहां प्रिंसिपल क्लास जो आपका है इज वर्किंग हार्ड, ये कंटिन्यूस में बना। तो अब क्या करेंगे, लड़का जो सीखने के लिए इच्छुक था कठिन परिश्रम कर रहा है, नहीं कहेंगे लड़का जो सीखने के लिए इच्छुक है कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब हमने लिखा, अभी इसी में आप पहला एक्सरसाइज देखेंगे, जो एक्सरसाइज नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, ये यहां है, दिखा देता हूं, यहां देखिए ए मैन, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है आपका, नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन किसकी विशेषता बताया, ये मैन की। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन की विशेषता बताए, ठीक है ना, हो सकता है वो एडवर्ब फ्रेज बनेगा। जैसे ही केम इनटू द रूम, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, रूम क्या है, नाउन है, मिलकर के क्या बना, एडवर्ब ऑफ प्लेस बना। तो देखिए वो फंक्शन क्या कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है। तो अब यहां क्या है कि ए मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज, इसकी भी बताया। तो जब इसको क्लास में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, अ मैन हु, अब केम है ना यहाँ, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या करेंगे, हु वाज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए शुरू में ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, कि जब इनको आप चेंज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एक्स्ट्रा रहेगा, प्रीपोजिशन नाउन या एक्स्ट्रा रहेगा, तो क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, और एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा को एज इट इज रख देंगे, प्रीपोजिशन प्लस एक्स्ट्रा को एज इट इज रख देंगे। देखिए जैसे आपने यहां देखा था एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा, तो जब मैंने चेंज किया था टेंस, तो दी बॉय, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, तो जब मैंने चेंज किया था तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन रखा, उसके बाद क्या रखा, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या किया, एज इट इज उठा के रख दिया ना। अब यहां देखिए प्रीपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को, तो क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट देखिए अ मैन, तो क्या करेंगे, अ मैन, रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, इज रख देंगे, मतलब सही इज या वाज रखेंगे, तो ये क्या है, पास्ट में, तो यहां क्या करेंगे, वाज करेंगे, क्या करेंगे, वाज। अब इसको एज इट इज उठा के रख दीजिए, वाज इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी, ठीक, ये हो गया। अब जैसे कह दे दी बॉय विथ मी, अब यहां क्या आया, प्रीपोजिशन आया, तो अब ये किसकी विशेषता बताया, इसकी, इज द बेस्ट प्लेयर, इज द बेस्ट प्लेयर। तो अब ये कौन सा टेंस चला, ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट है, तो जब इसको क्लास में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दी बॉय हु इज विथ मी इज द बेस्ट प्लेयर। तो इस प्रकार जो एडजेक्टिव फ्रेज रहेंगे वो क्लाज में, एडजेक्टिव क्लाज में कैसे बदलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे आप क्लाज पढ़ेंगे।
फ्रेज पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ मैंने इनको बताना जरूरी समझा। यहाँ ये देखें कि विथ मी, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, किसकी विशेषता बता रहा है, ये बॉय की। तो जब इसको आप क्लास में चेंज करेंगे तो अब इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट में प्रीपोजिशन को हटा दिया जाता है, मतलब जो ये विथ है हटा दिया जाएगा, कब, जब पोजेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या आते हैं, पोजेशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि दी बॉय, ठीक, सॉरी, विथ ए लॉन्ग स्टिक इज वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो कभी कभी प्रीपोजिशन ऑफ हुआ, विथ हुआ, इन सबको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और तब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन रहेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज ही रहेगा। तो अब यहां देखिए, ये क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी है। तो अब क्या कहा जाएगा कि दी बॉय हु, तो उसके वो लिया है, अलग से हाथ में लिया है ना, तो क्या करेंगे, हु हैज ए लॉन्ग स्टिक, ध्यान रखिएगा, इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब इन द गार्डन, ये भी प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, क्या बना, एडवर्ब ऑफ प्लेस बना, टहल रहा है, कहां टहल रहा है, बगीचे में टहल रहा है, ठीक। तो अब क्या हुआ, विथ ए लॉन्ग स्टिक, ये क्या हुआ, ये बॉय की विशेषता बताया। लेकिन अब स्टिक क्या है, ऐसा तो नहीं कि इंटरनल क्वालिटी है, नहीं, एक्सटर्नल क्वालिटी है। अब एक इंटरनल क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ए बॉय विथ लॉन्ग हेयर, ए बॉय विथ ए लॉन्ग हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो अब ये बताइए, क्या स्टिक की तरह बाल भी लिया और लगा लिया, नहीं, ये क्या है, इंटरनल क्वालिटी है। जैसे आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल विथ ब्लू आइज, मैंने एक नीली आंखों वाली लड़की देखी। तो ये अब मैंने लंबे बालों वाला लड़का बगीचे में टहल रहा है, अब यहां साथ मतलब नहीं, लंबे बालों वाला लड़का। तो अब इसका जब हम बनाएंगे तो ये क्या है, इंटरनल क्वालिटी है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, दी बॉय हुज हेयर इज लॉन्ग इज वॉकिंग इन द गार्डन, ये कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर इंटरनल क्वालिटी की बात करेगा, जिसका हिंदी अर्थ क्या है, वाला वाली होता है, ठीक है ना, अच्छे गुणों वाला, ठीक है ना, लंबे बालों वाला, नीली आंखों वाली, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव हुज लगाइएगा, ठीक है ना, और उसके बाद नाउन रखिएगा। बाकी आप एक्सुअली वर्ब तो लगाएंगे प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में, एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब आगे देखते हैं, हम लोग वन बाय वन इसको करते चलते हैं। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड देखिए, ही इज ए पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनोन। कंसिडरेबल मतलब क्या होता है, विचारणीय होता है, और अधिक भी होता है, पर्याप्त भी होता है, काफी होता है ना। और रिनोन माने क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, तो अधिक प्रसिद्धि वाला व्यक्ति है, तो ही इज ए पर्सन। तो अब यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, ये अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। वह है, क्या है, तो ए पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनोन। लेकिन ऑफ प्लस ये नाउन, ये नाउन की विशेषता क्या है,
बता रहा है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, जो किसकी विशेषता बता रहा है, पर्सन की। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इसको भी आप एडजेक्टिव क्लास में बदलेंगे तो यहाँ हु का कॉन्सेप्ट आएगा, ही इज ए पर्सन हु हैज, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड तो एक क्या है एडजेक्टिव है। इन स्मॉल केजेस, छोटे छोटे पिंजड़ों में जो जंगली जानवर हैं, आर अ सॉरी साइड, बड़ी दयनीय स्थिति में, मतलब दयनीय स्थिति में है। तो ये क्या है, अब यहाँ इसको क्लास बदलेंगे, तो अब आप लोग बनाते जाइए, बना लीजिएगा वर्ड्स। अब क्या करेंगे, दैट या विच का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, दैट या विच। अब क्या है, आर है ना, तो अब देखिए इन प्रीपोजिशन आया, तो दैट आर या विच आर, दैट आर इन स्मॉल केजेस आर ए सॉरी साइड, एक दयनीय स्थिति में है। तो एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लास। तो सारे एक्सरसाइज को आप लोग कर लीजिएगा, बाकी अब मैं तो बता देता हूं। अ मैन विदाउट एन एनिमी, बिना शत्रु का कोई व्यक्ति क्या होता है, इज ए मैन विथ फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू क्या है, निगेटिव सेंस को देने वाला एडजेक्टिव होता है, मतलब ना के बराबर नगण्य, ठीक। वह आदमी जिसके पास कोई शत्रु नहीं है, मतलब बिना शत्रु का आदमी क्या होता है, मतलब ना के बराबर उसके मित्र भी होते हैं। और ये क्या है आपका, विथ फ्यू फ्रेंड्स, ये किसकी विशेषता बताया, मैन की विशेषता बताया। यहाँ क्या है, ये भी मैन की विशेषता बताया, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला क्या है, ही टेल्स अ टेल, उसने एक कहानी, कथा बताई। और वो कहानी कैसी, विथ द रिंग ऑफ ट्रुथ, मतलब जिस चीज में सत्यता होती है उसे क्या बोलते हैं, द रिंग ऑफ ट्रुथ, मतलब सच जैसी प्रतीत होने वाली कहानी उसने बताई, कथा बताई, वक्तव्य बताया, व्याख्या, ठीक है ना। तो टेल माने कहानी भी होता है, कथा भी होता है, मतलब कॉमन सेंस है। अगला है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, सॉरी ये स्पेस हो गया है यहाँ, इन नीड, ठीक है ना, वास्तव में। अब ए फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता के समय में, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, यहाँ स्पेस हो गया, ये इंडीड है, इंडीड, ठीक। अगला क्या है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका मतलब है, ये आपके प्रोवर्ब्स हैं कि समय पर लगाया गया एक टाका बेसमय बेवक्त, वक्त पर लगाया गया एक टाका बेवक्त लगाए गए 100 टाके से बेहतर होता है। लगाए गए मतलब सही समय पर किया गया इलाज ही बेहतर होता है, बेवक्त किया गया इलाज 100 इलाज करा डालिए वो क्या होता है, बेकार होता है। तो अ स्टिच इन टाइम, ये क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये आप एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग प्रोवर्ब्स खूब रट लीजिएगा, कारण कि एलटी ग्रेड या कोई भी एग्जाम होता है वो उठा के उसका ट्रांसलेशन भी पूछता है, तो इसका मीनिंग भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान रखिए। और एक और पूछता है, यहाँ दे देगा जैसे ए स्टिच डैश 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 अ टाइम सेव्स 9, ठीक। यहाँ प्रीपोजिशन दे देगा भरने के लिए, इन है, ऑन है, एट है, बाई है। तो अगर, क्योंकि जो प्रोवर्ब्स होते हैं उनमें लगा हुआ प्रीपोजिशन आप नहीं हटा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन भरेंगे। आपको नहीं रटा हुआ है, यहाँ देगा सेव 9, सेव द चाइल्ड कर देगा, ठीक है ना, तो कहाँ गलती है, या डैश डैश करके यहाँ दे देगा दी गॉड दे देगा, कुछ वर्ड दे देगा, लेकिन आप जो वर्ड है वही फिक्स वर्ड आप प्रोवर्ब्स में यूज करिए, बाकी और कोई नहीं। अगला है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ठीक। तो एक पक्षी, मतलब एक पक्षी इन द हैंड, जो हाथ में है, हाथ में एक पक्षी, इज वर्थ योग्य होता है 2 यहाँ क्या है, 2 पक्षी, मतलब किसके लिए है, बर्ड के लिए, मतलब 2 बर्ड्स।
तो अब चूंकि नाउन को रिपीट ना हो तो सिर्फ क्या कर दिया, टू लिख दिया गया, इन द बुश, ठीक है ना। अब टू यहाँ क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, वर्ड के नाउन के बदले ही तो आया है ना ये चीज, नाउन के बदले तो ये प्रोनाउन हुआ। अब प्रोनाउन हुआ तो इन द बुश भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, ये टू की विशेषता बता रहा है। भाई एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। तो अब यहाँ ये प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, यहाँ क्या है, ए वर्ड, मतलब टू वर्ड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन्स विथ कूल शेडी ट्रीज। अब विथ कूल शेडी ट्रीज किसकी विशेषता बताया, बगीचे की। सराउंड द विलेज, बगीचे ठंडे छायादार वृक्षों से युक्त, या वाला वाले भी अर्थ निकाल सकते हैं। ठंडे छायादार वृक्षों वाले बगीचे घेरे हैं, सराउंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। दी विलेज, गांव को घेरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ए मैन, ओनली अ मैन विथ प्लेंटी ऑफ मनी। तो विथ प्लेंटी ऑफ मनी, अधिक या बहुतायत धन वाला आदमी, केवल, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, अब ये 22 क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है। ए कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर, ये किसकी विशेषता बताया, ये कार की विशेषता बताया। ओनली के बारे में लोग कहते हैं कि ये फोकसिंग एडवर्ब होता है, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। नहीं, आप इसी रेन मार्टिन में देखेंगे, यही ओनली क्या कहता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो वो एडजेक्टिव होता है। इसी रेन मार्टिन में है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लो वॉइस, मतलब धीमी आवाज में। ही टोल्ड, तो अब इन ए लो वॉइस, ध्यान रखें, इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, वर्ब की। तो ये क्या है आपका, ये एडवर्ब फ्रेज है, मतलब धीमे स्वर में उसने बताया, क्या कहा, दी टेल। अब ये ऑफ हिज क्रूएल रॉन्ग्स, रॉन्ग्स मतलब क्या है, गलतियां, अपराध, निर्दयी, क्रूएल माने कहते हैं निर्दयी वाले अपराध। तो ये क्या है, इस टेल की विशेषता बताया। टेल क्या है आपका, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक ना। ए लो वॉइस, उस किसकी विशेषता बताया, वर्ब की। धीमे स्वर में उसने बताया, उसने बताया, कैसे बताया, इन ए लो वॉइस। अब कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे बताया, धीमे बताया, धीमे स्वर में बताया, धीमी आवाज में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी, स्टोरी क्या है, नाउन, ऑफ द नोबल पद्मिनी। तो ऑफ द नोबल पद्मिनी की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक अगर कहेंगे तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन का पार्ट होता है, ना कि नाउन एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आप इसका शब्द बड़ा है कि आप पद्मिनी, नोबल पद्मिनी, ये छोटा शब्द है, ऐसा नहीं। एडजेक्टिव जो होता है क्या है कि वो नाउन का पार्ट होता है, चाहे एक वर्ड का हो, चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ए लैड, लैड माने क्या होता है, लड़का या छोकरा, लड़का ना, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, कहते हैं वादे का पक्का लड़का है। तो ये क्या, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, इसकी विशेषता पता है लैड की। तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। आर्टिकल ए भी इसी के लिए है, डिटर्मिनर है, किसके लिए, इसी को आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, इसे भी आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, है ना, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बोर ए बैनर, ठीक है ना। बियर माने क्या होता है, बियर का सेकेंड फॉर्म क्या है आपका, बोर है, तो मतलब पकड़ना, उठाना। तो वह उठाया था क्या, ए बैनर विथ ए स्ट्रॉन्ग डिवाइस, विथ ए स्ट्रॉन्ग डिवाइस मतलब एक अजीब यंत्र से वो बैनर को उठाया था। तो किस, ठीक है ना, बैनर को उठाया था। तो ये भी क्या है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पुलिस अरेस्टेड ए मैन ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब आपराधिक जो जातियां हैं, आपराधिक समूह हैं, ठीक है, उनमें से एक था।
तो वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की। तो ये क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसी प्रकार आपको फ्रेज और क्लॉज पढ़ना है। तो अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9।